कैंसर का नाम ही काफ़ी डरा देने वाला है। अगर देखा जाए तो एक पेशेंट के ऊपर जो है वो बहुत अच्छा खासा खर्चा आता है, जो कि प्राइवेट में एक नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए भी स्पेशली इन टुडेज टाइम वो पॉसिबल ही नहीं है। छोटे बच्चे तो बहुत जल्दी संभल जाते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल हमें बड़े बच्चों में आती है। लड़कियां होती हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है उनके बाल जाना। पेरेंट्स के लिए जो सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग पॉइंट होता है कि हाउ दे विल सर्वाइव। एक बच्चा यहाँ पर है, 4 बच्चे पीछे हैं। वालिदैन को ये भी तो लगता है ना, पता नहीं मेरी कोई गुनाह होगा ना, मेरे बच्चे को इसकी सजा मिल रही है। ये मिथ्स जो हैं यहाँ पे मेरी हम एक दूसरे को भी बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट अमूमन होता है कि ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ और उन्हें खुशी होती है घर जाने की, बट यहाँ पर ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो अफगानिस्तान से, जिनकी लास्ट कीमो और उसके बाद छुट्टी, और उनको हमने रोते हुए देखा है। आज चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस डे पे हम मौजूद हैं इंडस हॉस्पिटल में, और हम यहाँ ये जानेंगे कि वो बच्चे जो कैंसर से अपनी जंग लड़ रहे हैं उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट कितना ज़रूरी है। लेट्स गो। मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर फसी, जो कि इंडस हॉस्पिटल में पीड्स ऑन्कोलॉजी में मेडिकल ऑफिसर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर फसी, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, आपका रोल यहाँ पे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या है? मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे काम कर रहा हूँ। हमारे पास इंडस हॉस्पिटल में 3 डिपार्टमेंट्स हैं ऑन्कोलॉजी के, जिसमें इमरजेंसी है जो कि 24 आवर्स खुली होती है, डे केयर हमारे पास सेटअप है और वार्ड सेटअप है। तो इन्हीं तीनों डिपार्टमेंट्स में हम लोग रोटेट करते हैं मुख्तलिफ टाइम्स में। अच्छा, बच्चों में कैंसर के क्या सिम्टम्स होते हैं यूजुअली? देखिए, हमारे पास वाइड वैरायटी ऑफ कैंसर्स के साथ बच्चे आते हैं, जिसके अंदर ब्लड कैंसर्स हैं, जिसमें लुकीमियाज हमारे पास आते हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास जो है हड्डी के कैंसर्स के भी आते हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास लिम्फोमास, जो कि लिम्फ नोड्स जिसे कहते हैं, उसके भी जो है वो कैंसर्स के बच्चे हमारे पास आते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ सिम्टम्स हमारे पास आ सकते हैं, जिसमें ये है कि बच्चे को कोई जो है ब्लीडिंग एक्सेसिव किसी तरीके से हो रही है और उसका कोई और कॉज सामने नहीं आ रहा। उसके अलावा बच्चे को कोई फ़ीवर हो रहा है, कोई रात में जो है वो पसीने आ रहे हैं, फ़ीवर का कोई अननोन कॉज है, कोई मिल नहीं रहा, कोई मुस्तकिल इन्फेक्शंस जो है बच्चे को हो रहे हैं और उसका कोई और कॉज जो है वो हमें नहीं मिल रहा। उसके अलावा कोई ऐसी वॉमिटिंग, चूँकि हमारे पास ब्रेन कैंसर के भी पेशेंट्स आते हैं, कोई ऐसी हेडेक हो रहे हैं मॉर्निंग में और उसके बाद जो है वॉमिटिंग आ रही हैं। आई कैंसर हमारे पास जो रेटिनोब्लास्टोमा है उसके साथ पेशेंट्स आ रहे हैं। तो उसमें यह है कि आपको आँख का कोई जो है स्पेसिफ़िक इशू हो रहा है और कोई ऐसे वाइटिश स्पॉट्स जो है आपके प्यूपिल के पास आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ एक चंद इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। किसी किस्म की जो लिम्फोमा के हमारे पास आते हैं, कि किसी किस्म की कोई गुठली जो आपके जिस्म में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोई आपके गर्दन में या आपके बगल के अंदर या आपके हाथ में, पैर में कोई इस तरह की कोई चीज़ आ रही है, कोई आपका जॉइंट जो है वो एक्सेसिव स्वेल कर रहा है और बोन पेन आपको जो है वो शदीद हो रहा है, जिसका कोई और आपको कॉज नहीं मिल रहा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिसको जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए। इसकी अवेयरनेस ज़रूरी है कि पेरेंट्स इस तरीके की चीज़ों को और इन सब चेक करें अपने बच्चों में। बिल्कुल, कोई भी इस तरह का सिम्टम्स जो कि उन्हें जो है वो यूजुअल से हट के लग रहा हो, जो कि थोड़ा प्रोलॉन्ग लग रहा हो, परसिस्टेंट लग रहा हो। जैसे कि फ़ीवर की अगर हम बात करें तो यूजुअली अगर 3 से 4 दिन, 5 दिन जो है फ़ीवर होता है, तो पेरेंट्स यूजुअली इस बारे में सोचते हैं कि बिल्कुल के एंटीबायोटिक्स का कोर्स करवाते हैं या और कुछ देखते हैं कि भाई फ़ीवर क्यों हो रहा है या क्यों इम्प्रूव नहीं हो रहा। सही है। तो बच्चों में कैंसर की कोई कॉजेज़ होते हैं क्या? देखें, कॉज कोई सच कोई नहीं है जैसे हम कह सकें कि दिस इज़ द पर्टिकुलर कॉज। इसमें जो है वो रेडिएशन भी हो सकता है, जेनेटिक कॉज भी हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। इस बारे में चूँकि मैं भी थोड़ा इसमें रिसर्च करता रहता हूँ कि इस हवाले से कि कुछ एक पर्टिकुलर रीजन से हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, जैसे कि बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान, तो उसके भी कोई ना कोई एक हो सकती है कॉज। इसमें रेडिएशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज, जो कि कैंसर, रेडिएशन एक्सपोजर जो कि है कैंसर कॉजिंग हो सकता है। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए किया क्योंकि बच्चों में कैंसर से रिलेटेड
हम कह सकते हैं कि हमारे सोसाइटी में बहुत मिथ्स है। यूजुअली हमारे बच्चों में या इस तरह की अगर कोई चीज़ आ जाती है जो कि कैंसर का नाम ही काफ़ी डरा देने वाला है, तो ऐसी बातें होती हैं कि ये बद्दुआ है या ये इस तरीके की चीज़ है, और लोग इसको कॉज निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से यहाँ पे, कि कॉज कोई डिफाइंड नहीं है यहाँ पे इसकी। और इसी तरह जब डायग्नोज हो जाता है, उसके बाद पेरेंट्स को और पेशेंट को डायग्नोसिस के प्रोसेस से वो किस तरीके से गुजरते हैं, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं? देखिए, प्रॉब्लम्स तो इसमें सबसे पहले ये है कि इमोशनली एक बहुत डिस्टर्बिंग प्रोसेस होता है। दूसरा ये कि एक जो चीज़ मैंने यहाँ नोटिस की है वो ये है कि जब थोड़े से एडोलेसेंट एज में बच्चे आते हैं जिनको थोड़ी सी चीज़ों की नो हाव होती है, तो उनके अंदर एनजाइटी और डिस्ट्रेस थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। छोटे बच्चे भी आते हैं हमारे पास 8 मंथ्स 6 मंथ्स 1 ईयर 2 ईयर, जिनको इतना नहीं पता होता, तो वो आते हैं, ट्रीट कराते हैं, वो जो उनका यूजुअल एक वो उनका गुजर रहा होता है। लेकिन उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग होता है, बच्चों के लिए शायद जब उनको समझ नहीं है। लेकिन जब आप 7 to 8 ईयर्स और फिर उससे आगे जाके 10 to 14 ईयर्स 15 ईयर्स पे आप जाते हैं, तो वो एक बच्चों का फिर जो है एक साइकोलॉजिकली वो आ जाता है, क्योंकि एक थोड़ा पीयर एक प्रेशर भी होता है बहुत सारी चीज़ों का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि स्कूल जा रहे होते हैं और अचानक से उनकी डायग्नोसिस हो जाती है और फिर उनका जाना बंद हो जाता है, या कोई और एक्टिविटी कर रहे होते हैं उसमें कुछ वो आ जाता है। तो हमारे पास बहुत अच्छा एक साइकोसोशल डिपार्टमेंट भी है जो कि मैं उसी पे आने वाली थी कि आप प्लीज़ इस पे ज़रूर एम्फोसिस करें कि कैंसर पेशेंट्स के लिए, स्पेशली इन किड्स, बच्चों में कितना ज़रूरी है उनको इस तरह से एक साथ में साइकोलॉजिकल सपोर्ट की। साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो किसी भी एज के पेशेंट के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि हर बंदे को कोई ना कोई स्ट्रेस और साथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जो हैं वो चल रही होती हैं। बच्चों में थोड़ा ज़्यादा इसलिए होता है, प्लस बच्चों में और फिर साथ में उनके पेरेंट्स के लिए, तो एक डबल वो हो जाता है कि बच्चे भी हैं उसमें इन्वॉल्व और पेरेंट्स भी पूरे इन्वॉल्व हैं। तो ये उनकी काउंसलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है प्रॉपर एक ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी अंडर स्ट्रेस रहेगी और जो है वैसे ही ये जो बच्चे इस तरह के बच्चे आते हैं, और ख़ास तौर से लुकीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं, उनके काउंट्स यूजुअली जो इन्फेक्शन को जो फ़ाइट करने की जो क़ुव्वत होती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत वैसी कम होती है। तो अगर उनके ऊपर एक्सेसिव स्ट्रेस हो तो वो उनके लिए अच्छा नहीं होता। तो उसके लिए जो है हमारे पास भी प्रॉपर डिपार्टमेंट है, जहाँ हम यहाँ बैठे हुए हैं, एक प्रॉपर प्ले एरिया है, और बहुत से जो है लोग डिग्नेटरीज़ यहाँ पे विज़िट भी करते हैं, अपनी सपोर्ट को भी एक्सटेंड करते हैं इस हवाले से कि बच्चों के अंदर जो है वो एक साइकोसोशल सपोर्ट रहे, ताकि जो है उनका ये जो जर्नी है ये एक जो है प्रॉपर्ली, और सिर्फ यहाँ नहीं पूरी दुनिया में इस पर बहुत जो है वो फोकस किया जाता है, ताकि उनकी जितना भी ट्रीटमेंट का टाइम है वो अच्छे तरीके से गुजर सके। अच्छा, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे आपने कहा पूरी दुनिया में इस तरीके से होता है, तो पूरी दुनिया में यूजुअली कैंसर पेशेंट्स के लिए पैलेटिव केयर भी होती है। तो पहले तो आप ये बताइए कि पैलेटिव केयर क्या चीज़ होती है और उसके डॉक्टर्स किस तरीके से ट्रीटमेंट दी जाती है? लेकिन पैलिएटिव केयर जो है एक्चुअली जो है वो होता है कि आप जो सिम्टम्स हैं साथ में, जैसे पेशेंट का कैंसर डायग्नोस हुआ तो वो एक तो साथ साथ जो है वो चलता रहता है, के साथ साथ जो बच्चे को आप जो है प्रॉपर्ली ट्रीट कर रहे हैं। एक जो है प्रॉपर, जैसे हम कहते हैं, जो डिपार्टमेंट जो है पैलिएटिव केयर का, जो कि पेशेंट्स को देखता है कि कोई पेशेंट ऐसा है जो कि जैसे हम आम उसमें कंफर्ट केयर भी कहते हैं, कि कोई ऐसा पेशेंट है जिसको रिलैप्स हो गया है, उसकी डिजीज़ वापस आ गई है, या वो ऐसे स्टेज पे आया है कि अब जो है कीमो के ज़रिए या और किसी ज़रिए कि उसका इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है। तो फिर हम उसको ये देखते हैं कि जितना उसका लाइफ टाइम है उसके लिए जो है उसको एक प्रॉपर जो है प्लान दिया जाए, उसको प्रॉपर केयर दिया जाए, उसकी विशेष को फुलफ़िल किया जाए। जैसा कि यहाँ भी और इंटरनेशनली भी होता है कि बहुत सारी फाउंडेशंस ऐसी होती हैं जो कि, जैसे फॉर एग्जांपल मेक अ विश फाउंडेशन एक है जो कि वो ये स्पेशली काम करती है कि बच्चों का कोई भी ऐसा जो आइडल हो या कोई हो तो उनसे मिलवाने का, उनको खुशी जो उनकी ज़िंदगी में एक होती है मैक्सिमम, बिल्कुल जो उनको खुशी जितनी मैक्सिमम दे सकें वो दें उनको, ताकि उनका जो पीरियड है वो अच्छे से और वो पीसफुली जो है वो गुजर जाए। बाकी इन जनरल जो है जो भी विद ट्रीटमेंट भी, जिनकी ट्रीटमेंट हो भी रही है, उनके साथ भी ये प्रोसेस चलता रहता है कि उनके जो सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट किया जाए। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें उनको इन्वॉल्व जो है वो रखा जाए। यहाँ पे ये बात मैं मेंशन करना चाहूँगी कि पैलिएटिव केयर में आई गेस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या वेलफेयर हॉस्पिटल एक वाहिद इंडस्ट्री है जो पैलिएटिव केयर प्रोवाइड करता है पाकिस्तान में। जी, वेलफेयर में भी सिर्फ यही है, इवन पैलिएटिव केयर और पूरी जो है वो ट्रीटमेंट में भी, क्योंकि अगर देखा जाए तो
एक पेशेंट के ऊपर जो है वो बहुत अच्छा खासा खर्चा आता है, जो कि प्राइवेट में एक नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए भी पॉसिबल नहीं होता इन टुडेज टाइम वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो एक समझें कि अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, और जिन्होंने ये पूरा सेटअप बनाया है, जिनका इसमें जो है वो भी जो भी डोनर्स हैं और जो भी इसमें हेल्प कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे कि ये तो एक तरह से एक सदका जारिया है कि इसमें जो है वो पेशेंट्स ट्रीट हो रहे हैं, जो कि आम उसमें अगर मैं पर्सनली अपनी बात भी करूँ तो सोच भी नहीं सकता इतना स्पेशली जो है वो इतना एक्सटेंडेड ट्रीटमेंट कर सके। फिर ये है कि देखें सिर्फ एक्सटेंडेड ट्रीटमेंट नहीं है, कोई पेशेंट को कीमो लग रही है तो उसके फ्रीक्वेंट विजिट्स भी हैं। कोई पेशेंट जो है अगर उसकी कीमो में 10 डेज़ का गैप है तो हो सकता है उसे उन 10 डेज़ में कोई ऐसा इशू हो कि उसे 3 से 4 दिन भी जो है बार बार इमरजेंसी में आना जाए। तो प्राइवेट में तो ये चीज़ें अफोर्ड करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट्स इम्पॉसिबल। सिंस इट्स चाइल्डहुड कैंसर रिकग्निशन डे टुडे, आखिर में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि हम इसकी अवेयरनेस के लिए इस रीजन में क्या मेजर्स ले सकते हैं? देखिए आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है और आप बहुत सारे तरीक़ों से जो है वो थ्रू एडवर्टिज़मेंट, थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और उसके अलावा भी जो है आप अपने जानने वालों में भी, अब जैसे मैंने एक चीज़ ये नोट की थी कि अफ़गानिस्तान से जो पेशेंट्स आते हैं तो वो अपने सराउंडिंग्स में नेटवर्किंग उनकी बहुत अच्छी होती है। मतलब कि अगर कोई दूसरा पेशेंट आ रहा होता है तो उसे पहले से पता होता है कि भाई यहाँ पे फ्री इलाज है, यहाँ पे रिहाइश भी मिलती है, तो वो एक कम्युनिकेशन वो है। तो हम भी एक तरह से आपस में भी जिनको अवेयरनेस है कम्युनिटी बेस्ड भी करें, क्योंकि थोड़ा करके करेंगे। एक सोशल मीडिया तो है ऑब्वियसली हर किसी की शायद बहुत लो सोशल इकोनॉमिक एरिया में शायद एक्सेस ना भी हो, लेकिन यह है कि जो वर्ड ऑफ माउथ होता है एक अच्छी बात होती है, तो वो उसके ज़रिए जो है वो लोग सुनते हैं। और अगर किसी के बच्चे का इलाज हुआ है वो अपने जानने वालों में बताए, दूसरा है वो अपने जानने में बताए, तो इस तरह जो है वो आप कम्युनिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल ब्रांचेस आप एक्सटेंड कर सकते हैं और उससे जो है वो अवेयरनेस पैदा हो सकती है, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में, ऐसे लोग हैं जो कि ट्रीट होने के बाद बिल्कुल ठीक हैं और काम कर रहे हैं। और ऐसे इंटरनेशनली हॉस्पिटल्स में जैसे कि सेंट जूड्स, वहाँ पे जो एक वॉल ऑफ होप है जो कि जहाँ पे इन सारे सर्वाइवर्स के नाम लिखे हो तो उनको बाकायदा बताया जाता है। बाज़ औक़ात बहुत सारे जो डिफरेंट फील्ड के डॉक्टर्स भी हैं उनकी भी उसमें माइंड में ये एक वो होता है कि जो है ऑन्कोलॉजी इज़ अ डिप्रेसिंग फील्ड होती है समटाइम्स, बट ये है कि उनको ये शायद चूँकि ऑन्कोलॉजी में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते तो एक ये आइडिया नहीं रहता कि इसमें सर्वाइवल रेट भी बहुत से बच्चों का होता है और बहुत से बच्चे सर्वाइव करते हैं और एक अच्छी लाइफ। मेरे ख्याल से जब एक नॉर्मल डॉक्टर से आप किसी ऑन्कोलॉजिस्ट को जब रेफ़र किए जाते हैं तो सबसे बड़ा शॉक तो पेशेंट को, फैमिली को उसी वक्त लग जाता है कि वो आप जो है बस कैंसर हो गया, दैट्स द एंड ऑफ लाइफ। इट्स नॉट। देयर इज केयर यहाँ पे हो रही है, बहुत अच्छी केयर हो रही है यहाँ पे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स मौजूद हैं, यहाँ पे सर्वाइवर्स मौजूद हैं, यहाँ पर सक्सेस स्टोरीज़ मौजूद हैं। तो नथिंग इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और जितनी आप अवेयरनेस फैलाएंगे, जितनी आप अच्छी बात लोगों तक पहुँचाएंगे, जो एक फलाह का काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनके लिए डोनेट करेंगे, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है। सिंस पाकिस्तान में हमारे पास एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंडस हॉस्पिटल ही मौजूद है जो इस वक्त कैंसर बच्चों में कैंसर के लिए काम कर रहे हैं, तो आई वुड हाईली अप्रिशिएट एवरीवन टू डोनेट टू दिस हॉस्पिटल and support this hospital in any way you can. Thank you so much, Dr. Fasi, for coming here. It was a pleasure. मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं इंडस हॉस्पिटल से साइको सोशल टीम की मेंबर्स नफीसा और शबनम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि व्हाट डज साइको सोशल मीन? साइको सोशल मीन के पेशेंट की आपने सिर्फ फिज़िकल हेल्थ को नहीं देखना है, उसके सोशल जो भी उसकी नीड्स उस वक्त आ रही हैं, उसके इस दौरान जो साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती हैं, हमें उनको भी एड्रेस करना होता है। बीइंग अ साइको सोशल टीम मेंबर, हमारा काम ये होता है कि हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट्स की हॉस्पिटल जर्नी को ईज़ करने में हम उनकी मदद करते हैं। ठीक है, हम उनके साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, जो बच्चे उस वक्त सफ़र कर रहे होते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट आसान नहीं होता है। मोस्टली इट इज़ एसोसिएटेड विद कैंसर पेशेंट्स, नॉट एसोसिएटेड ओनली फॉर द कैंसर बट एनी
प्रोलॉन्ग डिजीज़ के साथ जो बच्चे आते हैं हम उनके साथ काम करते हैं। उसमें हमारे जो सर्जरीज़ होती हैं उनके साथ सर्जरी के जो पेशेंट होते हैं, हमारे पास जो ऑर्थोपेडिक से पेशेंट आ रहे हैं जिनकी प्रोलॉन्ग सर्जरीज होती हैं या जिनको प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे करना होता है, हम उनके साथ भी काम कर रहे होते हैं। लेकिन येस, हमारा स्टिल अभी भी 70% काम हम कह सकते हैं कि हम कैंसर के बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं। सो मेरे ख्याल से तो ये साइको सोशल डिपार्टमेंट्स आर अ मस्ट हैव इन एवरी हॉस्पिटल। बेसिकली होना तो चाहिए ये डिपार्टमेंट हर हॉस्पिटल में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली है नहीं। कुछ हॉस्पिटल में हमारे पास साइकोलॉजिस्ट ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन साइको सोशल वहाँ का नहीं है कि सोशल एस्पेक्ट्स को वो लोग नहीं देख रहे होते, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी फैमिली में। अब हम अपनी सर्विसेज को एक्सटेंड कर रहे हैं। हमारे जो हॉस्पिटल एसोसिएटेड हैं हमारे साथ, जैसे मुल्तान में चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, हमारे पास जो पिंडी में एक हॉस्पिटल है, तो वहाँ भी आप अपनी टीम्स को ट्रेन करके एग्जैक्टली हम वहाँ से लोगों को यहाँ से बुला के ट्रेन करते हैं और वहाँ पर फिर वो हमारी सर्विसेज को उस तरह की सर्विसेज दे रहे होते हैं। सही है। तो सिंस इट्स द चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस डे, तो आज मैं ये पूछूंगी आपसे कि जब कैंसर पेशेंट एक एडमिट होता है आपके हॉस्पिटल में, तो फिर फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है साइको सोशल टीम का? ओके, जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो सब हमें डॉक्टर्स की तरफ से यूजुअली कॉल आती है कि फ़लाँ पेशेंट आए हैं, आप प्लीज़ आके मिल लें। ठीक है, पेशेंट को हम उनकी फैमिली से सबसे पहले हम बात कर रहे होते हैं, हम उनको डिजीज़ के हवाले से काउंसिल कर रहे होते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कैंसर हो गया अब बच्चा नहीं बचेगा। ओके, तो हमें फैमिलीज़ को ये चीज़ बतानी होती है कि ये चीज़ डिजीज़ क्योरेबल है। ठीक है, अगर अर्ली डायग्नोस्ड हो जाए तो बच्चे बहुत, हमारे पास जो हमारा सर्वाइवल रेट है वो 60-70% है माशाल्लाह से, तो क्योरेबल होता है। डिज़ीज़ के हवाले से पेशेंट को बताना, पेरेंट को बताना। ठीक है, बच्चा अगर बड़ा है लाइक 6-7 ईयर्स का है तो हम कोशिश करते हैं हम उसको भी बताएं। उसको बताने का अलग तरीक़ाकार होता है जिसमें हम बच्चे को प्ले के ज़रिए, आर्ट के ज़रिए, स्टोरी टेलिंग के ज़रिए हम पेशेंट को बता रहे होते हैं कि उनको क्या है और अब आगे क्या होगा। ठीक है, सो यू आर प्रिपेयरिंग द किड एज वेल कि आगे क्या ट्रीटमेंट्स आने वाले हैं, क्योंकि ये सब सुन के ना मुझे लग रहा है कि जैसे हम बच्चों को तो खाली एक वैक्सीनेशन के लिए लेके जाते हैं, उसमें एक सुई लगवाना एक बड़ा टास्क हो जाता है। इंजेक्शन का नाम सुन के बल्कि हम तो डराते हैं ना बच्चों को कि ये इंसान बन जाओ वरना इंजेक्शन लग जाएगा। तो कैसे तुम लोग फिर इन सब बच्चों को प्रिपेयर करते हो? वो सुन के अच्छा लग रहा है कि उनकी ईज के साथ, उनके टाइम के साथ ये आप लोग डेवलप करते हो कि बच्चा रेडी हो, बिल्कुल एक्सेप्ट करे ट्रीटमेंट। आपकी बात बिल्कुल ठीक है ना। मेरे अपने घर पे भी यही होता है ना कि अच्छा तुम नहीं खाना नहीं खा रहे, मैं तुम्हें जाके दाखिल करा दूंगी, हॉस्पिटल में दाखिल करा दूंगी, ये कर दें वो कर। तो मैं अपने घर पे भी यही चीज़ करती हूँ, ना करें ऐसा, बच्चों को डॉक्टरों से ना डराएं। ठीक है, सो होता ये है कि हम बच्चों से दोस्ती करते हैं, हम खुद भी दोस्ती करते हैं, हमारे डॉक्टर्स भी हमारे बच्चों से, हमारे नर्सेज भी हमारे बच्चों से दोस्ती करते हैं जो भी बच्चे एडमिट होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद उनको हम स्टोरीज़ के ज़रिए, हम उनको वीडियोज़ के ज़रिए बता रहे होते हैं कि कैनोला, लाइक बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं कैनोला लगाने से, तो उस पर फिर हम उनको बताते हैं कि कैनोला लगना तो ज़रूरी है, लेकिन ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि आपके दर्द को, आपके पेन को ख़त्म करने में आपकी मदद करते हैं। हम उनको वो टेक्निक्स सिखाते हैं। ठीक है, हम उनको हॉस्पिटल में अगर वो एडमिट हैं, बेड पे है, बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा, तो हम उनको ये बताते हैं कि आप बेड पे हैं लेकिन आप बेड पे रह के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने टाइम को अच्छे से कैसे स्पेंड कर सकते हैं, आप बेड पे रह के क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, हमारे पास ये प्ले एरिया है। हम बेड यू मेक देयर टाइम यूजफुल, क्योंकि एक ऐसी डिजीज़ होने के बाद इंसान यूजलेस फील करता है और बिल्कुल ऐसा पर्पस लाइफ का ख़त्म हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। छोटे बच्चे तो बहुत जल्दी संभल जाते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल हमें बड़े बच्चों में आती है जो कि एडोलेंट्स होते हैं। दे नो थिंग्स, एग्जैक्टली, दे नो थिंग्स। और इसके अलावा वो ना एक वर्ड पढ़ा, फ़ौरन से जाके गूगल कर लिया। सो वो गूगल की भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर हमारे पास आ रहे होते हैं, हमसे पूछ रहे होते हैं कि ये चीज़ की ऐसा। सो यू हैव टू बी 100% ट्रांसपेरेंट विद देम और फिर उसके साथ उस इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल ऐसा ही है। हम और बच्चों को ये पता है हमारे हॉस्पिटल में कि हम बच्चों से कभी भी कोई बात छुपाएंगे नहीं। मुझे बताओ इस वक्त फिर फैमिलीज को कम्युनिटी लेवल पे, क्योंकि जब किसी को हमारे आसपास किसी को पता चल जाए कि बच्चे को कैंसर है, तो बस हम तो उसी वक्त से सोच लेते हैं कि बस अब तो बुरा हो गया है, बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है और अब कोई होप नहीं है, हमारा बिहेवियर, कम्युनिटी का बिहेवियर ऐसा। वालिदैन को ये भी तो लगता है ना, पता नहीं मेरी कोई गुनाह होगा ना, मेरे बच्चे को इसकी सजा मिल रही है। ये मिथ्स जो हैं यहाँ पे हम एक दूसरे को भी बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, हमारे किसी गुनाह की सजा बच्चे को मिल रही है। बड़े बच्चे हैं वो अक्सर हम ये क्वेश्चन के वाई मी, हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द लोग देखिए मेरे दोस्त ऐसे हैं, उनको साथ एज भी ऐसी टेंडर होती है कि उस वक्त बच्चा वैसे ही इतने सारे चेंजेस से गो थ्रू कर रहा होता है। बिल्कुल
हार्मोनल लेवल पे भी, तो दिमाग तो वैसे ही ट्विस्टेड हो रहा होता है ऐसा ही ऐसे। और बच्चियों में जो लड़कियां होती हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है उनके बाल जाना। सो उन सबको उन हर चीज़ के लिए इनको पहले से हम प्रिपेयर करते हैं, हम बता रहे थे, हम इनको सर्वाइवर से मिला रहे होते हैं, ठीक है। हम इनकी हॉस्पिटल में जब तक उनका ट्रीटमेंट चल रहा है उस दौरान वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, कैंसर के ट्रीटमेंट का मतलब हमारे यहाँ सोसाइटी में आम ये कि अब तो बच्चा कुछ नहीं करने के काबिल। तो फैमिलीज को किस तरीके से काउंसिल करते हो, सपोर्ट करते हो? फैमिलीज की एक तो पेरेंट्स को हम डिजीज़ के हवाले से बता रहे हैं, और सबसे पहले हम फैमिलीज से ही मिलते हैं, क्योंकि जब तक मदर या पेरेंट्स स्ट्रांग नहीं होते बच्चा स्ट्रांग नहीं हो सकता। तो पेरेंट्स को स्ट्रांग करना हमारा पहला टास्क होता है। देन फिर हम पेशेंट्स के साथ बच्चे के पास जाते हैं। इस वक्त पेरेंट्स की क्या नीड्स होती हैं? पेरेंट्स की नीड्स की अगर हमारी बात करें, ठीक है, इंडस हॉस्पिटल में इस वक्त हमारे पास ना सिर्फ कराची से पेशेंट्स हैं, हम बहुत बड़ा चंक कोयटा से, हम बहुत बड़ा चंक इंटीरियर सिंध से, अफ़गानिस्तान से, बलूचिस्तान से ले रहे हैं। बलूचिस्तान के उन्होंने इलाकों से लोग आते हैं यहाँ जहाँ पर शायद पीने का पानी भी नहीं है। सो वो बच्चों को यहाँ लेकर आते हैं। तो जब आप सोचें कि अचानक से आपको अपना एक घर चेंज करना है, एक नई जगह जाके घर बनाना है, तो उसके लिए वो जो फैमिलीज पे जो चैलेंजेस आते हैं, अकोमोडेशन का सबसे बड़ा जो सोशल चैलेंजेस आते हैं, उसके लिए शबनम है जो आपको बताएंगे कि पेरेंट्स या फैमिलीज क्या क्या सोशल चैलेंजेस हमारे यहाँ फेस करते हैं और उनको हम किस हद तक सपोर्ट करते हैं हॉस्पिटल में। अच्छा, जैसे नफीसा ने काफ़ी ज़्यादा आपको बैकग्राउंड दे दिया है कि साइकोसोशल बेसिकली है क्या, और इन बच्चों की ज़िंदगी में आफ्टर द डायग्नोसिस एंड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट साइकोसोशल का क्या रोल होता है। जहाँ पे साइकोसोशल साइकोलॉजिकल केयर प्रोवाइड कर रहा होता है, वहाँ इन पेशेंट की जो सोशल नीड्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं। लाइक एक पेशेंट जैसे कि हमारे पास अक्रॉस पाकिस्तान से पेशेंट्स आ रहे हैं, इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के तमाम रीजन से। सोशल लाइफ बच्चों की ख़त्म हो जाती है बिल्कुल ना? बिल्कुल। पेरेंट्स के लिए जो सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग पॉइंट होता है कि हाउ दे विल सर्वाइव लाइक नेक्स्ट 6 to 8 months। पीछे एक बच्चा यहाँ पर है, 4 बच्चे पीछे हैं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लैंग्वेज बैरियर है, अकोमोडेशन के इश्यूज़ हैं, फूड कैसे उनको मिलेगा, लाइक ये सारे इश्यूज़ होते हैं उनके साथ। जिसकी एक वजह ये भी होती है कि कुछ पेशेंट्स जो हैं हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ना करवाने की वजह से, लाइक ना करवाने के लिए जाना चाहते हैं, लाइक वो ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते बिकॉज उनके पीछे वो जो सोशल नीड्स हैं वो इतना बर्डन होता है कि वो उस वक्त डिसाइड नहीं कर पाते। बट हमारी जो टीम है, जो साइकोसोशल की टीम है, उसके अंदर जो सोशल सर्विसेज का कंपोनेंट है, वो उनके साथ बातचीत करके, और हमारे पास मदीना रेजिडेंसी के नाम से इंडस की एक प्रायर जो रेजिडेंसी है, जिसके अंदर इनिशियली ऐसे तमाम बच्चे जो कि अफ़गानिस्तान से हैं या साउथ पंजाब से हैं या इंटीरियर सिंध से हैं, जो यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते अकोमोडेशन, तो इनिशियली 1 to 2 months हम उनको वहाँ भेजते हैं। अमेजिंग। तो ना सिर्फ यहाँ पे इंडस हॉस्पिटल बच्चों के कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं, उनकी फैमिली को भी मेरे ख्याल से ये एक्सटेंडेड सपोर्ट है, शदीद एक्सटेंडेड सपोर्ट है कि इससे ज़्यादा आप किसी को एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा कोई उनको लिए आसानी नहीं हो सकती कि वो हॉस्पिटल के करीब हैं, उनको अकोमोडेशन की टेंशन नहीं है। सो ऑल द फैक्टर्स दैट आर ड्राइविंग देम टू नॉट गेट द ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, वो सारे फैक्टर्स इंडस हॉस्पिटल की सोशल टीम ख़त्म कर देती है। वी आर ट्राइंग एक्चुअली, कोशिश करते हैं। और इस अकोमोडेशन में ना सिर्फ उनको एक शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, अदर देन उनको मील दी जाती है, उनको ट्रांसपोर्ट दी जाती है, और ये इसीलिए है कि वो इनिशियली वो पेशेंट थोड़ा सा स्टेबल हो के देन वो कम्युनिटी में मूव फॉरवर्ड हो जाए आफ्टर 1 or 2 months या 3 months। और इसके साथ साथ जो वहाँ पे उनकी जो बाकी नीड्स होती हैं, काउंसलिंग सेशंस हैं, उनके साथ वहाँ भी जाकर हम बैठ रहे होते हैं, वहाँ हम मूवी सेशंस कर रहे होते हैं, वहाँ हम गेम्स प्ले कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ जहाँ आप अभी बैठी हुई हैं, दिस इज़ द प्ले एरिया, और यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर जो है हम डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं, चाहे वो ईद हो, चाहे वो 14 अगस्त हो, चाहे वो 23 मार्च हो। तो अच्छा, ईद से रिलेटेड मैंने एक बड़े मज़े की बात सुनी है यहाँ पे कि यहाँ कोई ईद बाज़ार भी लगता है। बिल्कुल। yes. और उसके लिए वो कहाँ से इंस्पिरेशन आपको मिली? और क्योंकि दिस इज़ समथिंग न्यू, और इन बच्चों के लिए ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि उनको ऐसा ना लगे कि उनकी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। फरियाद, सिर्फ ईद बाज़ार नहीं लगता, हम यहाँ बच्चों की बर्थडेज भी सेलिब्रेट करते हैं, हम बच्चों की कीमो ख़त्म हो जाए तो उसकी भी सेलिब्रेशन होती है, ठीक है। और कौन कौन सी सेलिब्रेशन होती है शबनम बताएंगी? लाइक शायद ही कोई डे हम मिस करते हों,
और बच्चे जस्ट लाइक थिंक अबाउट कि ये प्ले एरिया नहीं है, ये उनका अपना घर है, यहाँ आकर वो हर डिमांड करते हैं हमसे, यहाँ आकर अपनी जितनी भी basically bringing back them to life, any chance they can celebrate, you make them celebrate those days. एंड आप बात कर रही थी ईद बाज़ार की, तो वो हम कोविड के ज़माने में ऐसे बैठे हुए थे, तो हमने कहा कि लाइक सब कुछ चीज़ें रुक चुकी हैं, वो सोशलाइजेशन इन बच्चों की वैसे ही नहीं होती, और फिर अब अमूमन हमारे पास वही फैमिलीज आ रही होती हैं कि जो अफोर्ड भी नहीं कर सकती हैं, तो हाउ कैन दे थिंक अबाउट टू शॉपिंग और ऑल दिस थिंग्स। तो हमने ऐसे बैठे किया कि हम ऐसा क्यों ना करें कि यहाँ पे कोई हम ईद बाज़ार कर लें, और ऐसे बैठे बैठे वो आइडिया, क्योंकि इंटरनेशनली बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बेसिकली यस सेंट जूड हॉस्पिटल में क्रिसमस पे एक क्रिसमस बाजार लगता है, तो हमने कहीं पढ़ा था ये चीज़, तो फिर एक दिन बैठे बैठे हमें ख्याल आया कि हम क्यों नहीं कर सकते। और अब यकीन करें वो रमज़ान ही के दिन थे वो, और कोई एक हफ़्ता पहले हमें ये ख्याल आया, और हमारे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ना सबको बहुत होता है कि तुम लोगों को हमेशा एंड टाइम पे क्यों काम याद आते हैं, तुम लोगों को ये सारे मसले तुम्हारे एंड टाइम पे क्यों होते हैं। हमने एक हफ़्ते में वो बाज़ार लगाया, और हमने यहाँ था 1000 से ऊपर पेशेंट को शॉपिंग कराई, जिसमें उनके कपड़ों से लेके, जूतों से लेके, एसेसरीज से लेकर ईच एंड एवरीथिंग। इवन हमारे साथ सारी चीज़ें होंगी, लेकिन शबनम को ना बहुत हर चीज़ का शौक होता है ना, जब सब चीज़ें अरेंज होगी, शबनम ने एक दो ना जूते तो है ही नहीं, इसके बगैर क्या मज़ा आएगा, और क्या, इसके बगैर तो आ ही नहीं सकता मज़ा। अच्छा, अब जूतों के लिए अच्छी खासी अमाउंट चाहिए थी, अच्छी खासी अमाउंट चाहिए थी। अब यकीन करें, सिर्फ हमने एक मैसेज किसी को किया, और उन्होंने हमें शायद विद इन आवर उन्होंने हमें वो सारा अमाउंट दे दिया कि आप जाएं, लेकर आएं, वेंडर को बिठाएं, और हमने शायद अगले दिन वहाँ वेंडर बिठाए और जूते दे रहे थे। हम इस तरह के काम करते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही। और अब यकीन करें, फिर आप करने की तो नियत बांधे फिर इंशाल्लाह। ऐसा ही है। और हम यहाँ बैठे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो रैंडम प्लान्स होते हैं, और हम उनको सिर्फ किसी को एक कॉल मिलाते हैं और हमारी वो चीज़ें हो जाती हैं। और अक्सर इंडस में लोग फिर आके हमसे पूछ रहे थे कि तुम लोग करते कैसे हो, हमें ये बताओ। साफ है आप लोगों की आप लोग जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं। नीयत भी साफ है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो हमारी मैनेजमेंट की सपोर्ट है ना, वो बहुत अमेजिंग है। हमें पता है कि हम कुछ भी कर लेंगे ना, तो हमें पीछे से कोई हमें हमेशा बैकअप मिलता है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर बारी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, डॉक्टर शमवील की हमें बहुत सपोर्ट होती है कि ठीक है तुम लोग कर लो, तुम लोग क्यों करना चाहते हो, सर बच्चे खुश होते हैं, सर बच्चों को अच्छा लगेगा, बच्चे खुश होते हैं, जाओ कर लो। इन बच्चों को सबसे ज़्यादा पर्पस ऑफ लाइफ देना ही एक बहुत बड़ा टास्क है मेरे हिसाब से, क्योंकि कैंसर का नाम ही दिल दहला देने वाला है। ऐसा ही एक बड़े इंसान के लिए, तो फिर बच्चे के लिए, तो फिर बच्चा भी, उसके पेरेंट्स भी, सबको ही सपोर्ट रिक्वायर्ड। तो मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट, अमूमन होता है कि ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ और उन्हें खुशी होती है घर जाने की, बट यहाँ पर ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो अफगानिस्तान से, जिनकी लास्ट कीमो और उसके बाद छुट्टी, और उनको हमने रोते हुए देखा कि हम आपको बहुत मिस करेंगे, ये जो इन्वायरमेंट आपने क्रिएट किया वही हमें कहीं नहीं मिलेगा। सो इस तरह के एक्सपीरियंसेस भी होते हैं जो कि इससे मुझे याद है कि सर्वाइवर्स की क्या स्ट्रगल्स हैं, उनके क्या चैलेंजेस हैं। अमूमन जैसे नफीसा ने इनिशियली कहा कि पहले तो इसको ही एक स्टिग्मा एसोसिएट किया जाता है कि कैंसर हो गया, किसी को बताना नहीं है, इस फेज से चलें, बच्चा निकल गया। जब वो सर्वाइवरशिप की तरफ जाता है तो कम्युनिटी में लाइक वो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि ये तो पढ़ नहीं सकता, इसकी शादी नहीं हो सकती, ये तो शायद कोई जॉब नहीं कर सकता। यस, तो इस स्टिग्मा को भी जो है ना ख़त्म किया जा सका है, और हमारे पास भी हैवन प्रूवन पेशेंट्स हैं जो कि सर्वाइवर भी हैं, जिनकी शादियां हो गई, उनके बच्चे भी हैं, दे आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ। और उसके साथ साथ कुछ सर्वाइवर्स ऐसे हैं जो कि इंडस हॉस्पिटल में ही ऑन्कोलॉजी के बच्चों को सर्व कर रहे हैं, और कम्युनिटी में वो आगे पढ़ भी रहे हैं, अपनी जो है एजुकेशन स्टार्ट की हुई है उन्होंने, और फर्दर जॉब्स कर रहे हैं। तो लाइक ये स्टिग्मा अब आहिस्ता आहिस्ता विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया और बाकी जो लोग हैं जो कि अवेयरनेस ख़त्म होते जा रहे हैं। आखिर में बस मुझे ये बताओ कि सोसाइटी को क्या पैगाम देना चाहोगी चाइल्डहुड कैंसर से रिलेटेड? चाइल्डहुड कैंसर क्यूरेबल है, नंबर 1। इन बच्चों की सोशल लाइफ जो है वो रुक जाती है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपना कुछ टाइम जो है यहाँ आकर इन बच्चों के साथ स्पेंड करें, ताकि चाहे कुछ सेकंड्स के लिए वो उनकी जो अटेंशन है वो डिस्ट्रैक्ट होकर बीमारी से उस तरफ चले जाए। तो आई गेस कि अगर आएँ और यहाँ पे टाइम स्पेंड करें। और एक चीज़ और कि चाइल्डहुड कैंसर कंटीजियस नहीं है, ये लगने वाली बीमारी नहीं है। बच्चों को हम आइसोलेट होने का ज़रूर कहते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनको इन्फेक्शंस ना कैच कर ले, वो किसी और उनको ना लग जाए। वो किसी को दे नहीं सकते, उनकी बीमारी किसी को नहीं लगेगी, लेकिन हाँ मैं बीमार हूँ तो मेरी इम्यूनिटी इतनी लो हो जाती है कि वो दूसरों से कैच कर लेते हैं। दैट्स द ओनली रीजन फॉर देयर आइसोलेशन, अदरवाइज दिस इज नॉट कंटेजियस एट ऑल।
Thank you so much Nafisa Thank for you your so much. time. Thank you so much Shabnam for Thank you. having us here. Thank you. और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग. Keep doing it. Thank you. Thank you. Yeah.